जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है गुरुकुल क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे विश्व इतिहास की, और विश्व इतिहास के अंदर एक देश है जिसका नाम है इंडो चाइना अर्थात वियतनाम। तो इस लेसन का नाम रहेगा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। एक देश है जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम जिसको हम लोग इंडो चाइना भी कहते हैं, और इसकी राजधानी है हनोई। जैसे कि हमने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा है कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रवाद का जो उद्भव हुआ था या राष्ट्रवादी भावनाओं का जो विकास हुआ था, उसके कई कारण हम लोगों ने देखे। जैसे 1857 की क्रांति है, जैसे राष्ट्रवादी जो साहित्य लिखे गए, समाचार पत्र, औद्योगिक क्रांति से भी कुछ चीज़ें तत्व हमारे सामने आए। तो ये सब चीज़ें भारत में राष्ट्रवादी परंपराओं की कहानी हम लोगों को बताती है। आज अब बात करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद अर्थात वियतनाम यानी कि इंडो चाइना। हनोई इसकी राजधानी है। और इंडो चाइना या वियतनाम की बात की जाए तो ये इंडो चाइना इस प्रकार का एक देश है जो 3 देशों से मिलकर बना है, जिसका नाम है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ये जो है ये तीनों से मिलकर के बना है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इस क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी परंपराओं का विकास हुआ या राष्ट्रवादी भावनाओं का जो विकास हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको अगर पूछ ले कि वियतनाम जो क्षेत्र है वो किन 3 देशों से मिलकर के बना है, तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन तीनों क्षेत्रफलों को मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा इंडो चाइना नामक देश का निर्माण होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस वियतनाम या इंडो चाइना के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास कैसे हुआ। तो 19वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी की बात की जाए तो 20वीं सदी के अंदर भारत में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ था, और साथ ही वियतनाम में भी राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ था। तो देख सकते हैं कि दोनों को अगर समानांतर तौर पर देखें तो थोड़ा हम लोगों को अलग अलग अंतर दिखाई देता है। जैसे भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ था, जिसके बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, महात्मा गांधी है। इसके अलावा भी खूब सारे अच्छे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने हमारी इस क्रांति में योगदान दिया और भारत को आज़ादी दिलाई। वैसे ही वियतनाम में भी जो है इस प्रकार की क्रांति का विकास हुआ, और इन क्रांतिकारी युगों के कारण जैसे भारत पर जो प्रभुत्व था वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का प्रभुत्व था और ब्रिटेन का प्रभुत्व था, उसी प्रकार अगर हम बात करें वियतनाम की या इंडो चाइना की, तो इंडो चाइना या वियतनाम पर जो था प्रभुत्व था फ्रांस का। किसका अधिकार था? फ्रांस का। देखिए विश्व के अंदर यूरोप के कुछ देश हैं जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये जो देश हैं, इन देशों को अपने कुछ उपनिवेशों की आवश्यकता पड़ी। अब उपनिवेश किसको कहते हैं, तो उस उपनिवेश की भी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार की है। उपनिवेश किसे कहा जाता है? ऐसा देश या ऐसा एरिया या प्रांत या क्षेत्रफल जिसकी राजनीतिक व्यवस्था पर
किसी दूसरी देश की शक्ति का नियंत्रण हो। ऐसे क्षेत्रफल या देश या प्रांत को हम उपनिवेश कहते हैं। तो अब देखिएगा कि इन उपनिवेशों की आवश्यकता ब्रिटेन को, फ्रांस को, पुर्तगाल को, स्पेन को क्यों पड़ी थी। तो जिस बात की हम लोग बात कर सकते हैं, 18वीं शताब्दी की अगर बात की जाए, 18वीं सदी की बात की जाए, तो 18वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी और इसी औद्योगिक क्रांति के तहत ब्रिटेन को अपने देश में उद्योग बढ़ाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। कपास है, नील है, लोहा इस्पात है। तो इन सब कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंग्लैंड ने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और अन्य महाद्वीपों के अंदर अपने उपनिवेश स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि अपने देश, अपने पास में छोटे छोटे गुलाम देश बनाना प्रारंभ कर दिया, ताकि उन गुलाम देशों से वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सके और कच्चे माल की पूर्ति कर सके। तो इसी प्रकार फ्रांस ने भी, जैसे हमने फ्रांस की क्रांति पढ़ी और इसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी पढ़ा, तो हम इसके बाद में कहते हैं कि 1893 के बाद में जब फ्रांस आज़ाद हो गया, फ्रांस का संविधान बन गया, तब फ्रांस के प्रधानमंत्री ने जो है फ्रांस के अंदर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना प्रारंभ किए और इन उद्योगों की स्थापना के लिए उसको कच्चे माल की आवश्यकता थी और इन कच्चे माल की पूर्ति के लिए उन्होंने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। तो फ्रांस का एक उपनिवेश था जिसका नाम था वियतनाम और जिसकी राजधानी हनोई थी, या इसको हम लोग कह सकते हैं इंडो चाइना। ये इंडो चाइना या वियतनाम जो था चीन के आसपास का इलाका था, भारत और चीन के बीच का जो इलाका था, जिसके ऊपर फ्रांस का अधिकार था। और फ्रांस ने अपने कच्चे माल की पूर्ति के लिए इस वियतनाम को, इस हनोई को, इस इंडो चाइना प्रांत को अपना गुलाम बनाया। अब इसके बाद में अगर बात की जाए 1887 की, 1887 के अंदर इंडो चाइना फ्रांस संगठन का गठन हुआ और इस संगठन की बदौलत इंडो चाइना या फ्रांस के अंदर फ्रांस के द्वारा काफ़ी मात्रा में खेती करना प्रारंभ करवा दिया, खेती करना। और खेती के लिए इन्होंने नहरों का निर्माण, सिंचाई की सुविधाएं और साथ ही बड़े बड़े खेतों का निर्माण इन्होंने प्रारंभ कर दिया, ताकि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक खेती करके यहाँ से कच्चा माल लेकर के वो फ्रांस की आपूर्ति को पूरा कर सके। यानी कि फ्रांस ने वियतनाम को अपना गुलाम बनाया और इंडो चाइना फ्रांस एक संगठन का गठन किया और इसी संगठन ने फ्रांस के अंदर, वियतनाम के अंदर काफ़ी मात्रा में खेती करना प्रारंभ करवा दिया और नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई की सुविधाएं करवाई, कीटनाशक दवाओं का निर्माण करवाया, खाद का निर्माण करवाया और इस प्रकार से अधिक फसल का उत्पादन वियतनाम में कराना प्रारंभ किया, जिसकी बदौलत वियतनाम में काफ़ी मात्रा में फसल का उत्पादन हुआ और वियतनाम से जो है व्यापार प्रारंभ कर दिया। तो वियतनाम का माल दूसरे देशों में जाता था, फ्रांस में जाता था, फ्रांस का माल वियतनाम में आता था और वियतनाम का कनेक्शन या उसका संपर्क काफ़ी दूसरे देशों से हुआ। तो धीरे धीरे इसकी बदौलत दूसरे व्यापारी यहाँ आए और यहाँ के व्यापारी दूसरे स्थान पर गए। इसी की बदौलत धीरे धीरे वियतनाम के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ और इसी की बदौलत जो है वियतनाम आज़ाद होता है, जिसकी छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तो इसके लिए आज हम लोगों ने पढ़ा है कि वियतनाम में, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास। सबसे पहले हमें याद रखना है वियतनाम कितने देशों से मिलकर के बना है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से। इस वियतनाम पर किस देश का अधिकार था? फ्रांस का। यानी कि वियतनाम किसका उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश।
और 1887 के अंदर इंडो चाइना फ्रांस संगठन का गठन हुआ और इसी की बदौलत जो है आपके वियतनाम के अंदर फ्रांस ने खेती करवाना प्रारंभ किया और इसी खेती से जो फसल का उत्पादन हुआ उसी की बदौलत उन्होंने अपनी आर्थिक जो मांग थी उसकी पूर्ति फ्रांस ने वियतनाम से की। अब आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।